हाय नेचुरल ब्यूटीज़, कैसे हैं आप सब। तो मैं आज का जो वीडियो है, बहुत लोगों ने मुझसे कहा था कि इस टॉपिक के ऊपर प्लीज़ वीडियो बनाइए। और एक्चुअली मैं सोच रही थी कि वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनाऊं या ना बनाऊं। सो वो टॉपिक है, ऑलरेडी टाइटल में देख लिया होगा, अनवांटेड हेयर के बारे में। और प्यूबिक हेयर के बारे में भी वीडियोस आएंगे। प्राइवेट पार्ट्स कैसे हाइजीनिकली मेंटेन करना चाहिए, उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगी। सो ये जो टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, तो मैं बहुत सोच रही थी कि ये टॉपिक के ऊपर वीडियो मैं बनाऊं या ना बनाऊं। फिर मैंने सोचा कि एज अ साइंस स्टूडेंट एंड एज अ बायोलॉजी टीचर, सो मैं इन चीज़ों के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगी तो कौन बनाएगा। ये टॉपिक्स के ऊपर एक सीरीज़ जैसा बनाना चाहती हूँ वीडियोज़, जो बहुत छोटे भी रहे और इन्फॉर्मेटिव भी रहे और आपको इजीली अंडरस्टैंड भी हो जाए ये टॉपिक्स। सो आपको ये टॉपिक्स अच्छे भी लगे, स्टे ट्यून टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। सो स्टार्ट करते हैं। सो अनवांटेड हेयर के बारे में शुरू करने से पहले कोई भी एज ग्रुप ले लो आप, उनके अनवांटेड हेयर सबको होता है। जस्ट बॉर्न बेबी से लेकर ओल्ड एज तक आप देखोगे तो उनको भी अनवांटेड हेयर होता है। बट आजकल, मतलब पहले ज़माने में ये टॉपिक्स के बारे में इतना डिस्कस नहीं किया जाता था, बट आजकल तो बहुत सारे मेथड्स है जिससे हम अनवांटेड हेयर्स रिमूव कर सकते हैं। और उसको मिनिमाइज़ करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं जो आगे जाके वीडियो में शेयर करूँगी कि मैं क्या करती हूँ या मेरी आंट्स क्या करते थे। उनका भी एक सीक्रेट, मतलब वो भी एक DIY करते थे, जो उन लोग ने जो मुझसे शेयर भी, और मैं भी वो DIYs करती हूँ। सो मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। सो अनवांटेड है जस्ट गर्ल्स को होता है या लेडीज़ को होता है, ये गलत बात है। आपको सबको पता है कि मैन हो या वुमेन हो, अनवांटेड है सभी को होता है। कंपेयर टू लेडीज़, जेंट्स को बहुत डेंस होता है, थिक, बहुत विजिबल होता है। कोई कोई ऐसे पार्ट्स भी है जहाँ पे हमें हेयर होता ही नहीं है, और मैंने भी नहीं देखा है। जैसे कि हमारा पाम है, मैंने तो कभी किसी को देखा नहीं है यहाँ पे हेयर होते हुए। हमारे जो नेल्स होते हैं वहाँ पे भी नहीं होता है। जो हमारी सोल ऑफ द फीट है, मतलब जो फीट का नीचे का भाग है, वहाँ पे भी मैंने कभी किसी को हेयर नहीं देखा है। हमारे लिप्स, अपर लिप लोअर लिप में तो होता है, बट लिप्स में नहीं देखा है मैंने कभी। सो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हेयर नहीं होता है, बट बाकी के जो भी पार्ट्स होते हैं वहाँ पे हमारे हेयर होते हैं। कोई कोई पार्ट में हेयर इसलिए होते हैं क्योंकि वो वहाँ पे होना ही चाहिए, क्योंकि उससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे कि बहुत लोग फेशियल हेयर रिमूव कर लेते हैं अननेसेसरीली, मतलब जैसे कि ज़्यादा ना भी हो या बहुत ही दिखता भी नहीं है फिर भी उन लोग रिमूव करते हैं। तो वैसी चीज़ें, बिकॉज सन रेज होता है ना डायरेक्टली, जो हमारे हाथों में भी आप देखोगे कि हेयर होते हैं, तो हेयर्स होते हैं, तो हम उसे भी निकालते हैं, मैं भी निकालती हूँ। तो ये सब हम निकालते हैं, बट वहाँ पे जो हेयर्स होते हैं एक्चुअली भगवान ने सोच समझ के ही दिया हुआ है, बट हम निकाल देते हैं उसे। अनवांटेड हेयर्स रिमूव करने के बहुत से तरीके हैं। लाइक ओल्डन डेज, एंशियंट टाइम में जितना मैंने सुना है, जितना हमने पढ़ा भी है, ज़्यादातर उन लोग रेज़र का भी इस्तेमाल करते थे। शुगरिंग करके, आपको पता होगा कि शुगर, लेमन, हनी साथ मिक्स किया जाता है और एक पेस्ट, गुई पेस्ट जैसे बनाते हैं, जिससे जैसे इट्स सिमिलर टू वैक्सिंग, जो आप वैक्सिंग कराते हो। सो वैसे करते थे उन लोग। उस ज़माने में इतना क्रीम, लेज़र ट्रीटमेंट्स, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, तो उन लोग शुगरिंग का, रेजर्स का भी इस्तेमाल करते थे। अभी का टाइम ले लो, बहुत सारी चीज़ें हैं फेशियल अनवांटेड, इवन प्राइवेट हेयर्स को रिमूव करने के लिए। सो मैं अपने अनवांटेड हेयर्स कैसे रिमूव करती हूँ वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। सो ये एक सीरीज़ में आएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, नहीं तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरा मेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई भी चीज़ें अगर मैंने कुछ गलत बोल भी दिया है तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। अनवांटेड हेयर्स के जो भी मेथड्स हैं, नेचुरल तरीके से भी अनवांटेड हेयर्स आप रिमूव कर सकते हैं, बट इट्स टाइम टेकन। बट जो दूसरे मेथड्स हैं उसके बारे में डिस्कस करती हूँ, क्योंकि नेचुरल तरीका भी मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ और कब मैं DIYs बना के लगाती हूँ। वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो में। सो रादर देन नेचुरल तरीका,
सो जो बाकी के जो मेथड्स है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। टाइम पीरियड के हिसाब से मैं डिस्कस करूँगी। फर्स्ट फोरमोस्ट थिंग, शेविंग। सो मैं लेस टाइम से लेकर मोर टाइम तक जाऊँगी। सो शेविंग आप करते हो? मैं करती हूँ। तो मैं कैसे करती हूँ वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। सो शेविंग हार्डली आप सभी को पता है कि हम शेव करते हैं। उसके हर एक तरीके में आपको टेक्निक पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि इनग्रोन हेयर का प्रॉब्लम आ जाता है, नहीं तो स्किन वहाँ पे बहुत रफ हो जाता है, हेयर बहुत थिक आता है। ये सारी चीज़ें गलत है। अगर आप ठीक से मेथड्स फॉलो नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है, बट थिक हेयर नहीं आता है, क्योंकि मैं भी करती हूँ। सो मैं आपको वो तो बोल सकती हूँ कि थिक हेयर नहीं आता है। हाँ, इनग्रोन और बॉइल्स ये सारी आते हैं अगर आप ठीक से फॉलो नहीं करोगे तो मेथड्स। सो बहुत सारे स्किन में से आता है। नेक्स्ट, फर्स्ट शेविंग आप सभी को पता है, शेविंग हर कोई करता है बिकॉज इट्स अ ईजी मेथड। उसमें भी आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना पड़ता है कि स्क्रबिंग, फिर शेविंग, फिर स्क्रबिंग। वो भी मैं आपको वीडियो में शेयर करूँगी। सो पहले मैं ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करना चाहूँगी, जो भी मेथड्स है। मुझे पता है कि आप सभी को ये सारी चीज़ें पता है, फिर भी अगर किसी को पता नहीं होगा तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के बिना मैं सीधा DIYs और वीडियोस में चली गई तो इतना मुझे अच्छा नहीं लगता है। सो इसलिए थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन देना तो बनता है। फर्स्ट मेथड है शेविंग। अगर आप शेव करते हो तो आप सभी को पता है, बस हम ऊपर का लेयर आप ले रहे हो और ऊपर का लेयर हम जस्ट रिमूव करते हैं। सो उससे आपको पता है कि जस्ट ऊपर का बाल रिमूव होता है, अंदर से जड़ से नहीं निकलता है। सो वो हार्डली, मतलब हर एक का बॉडी अलग होता है। सो किसी को 4-5 दिन के बाद फिर से हेयर आ जाते हैं, किसी को 1 वीक के बाद हेयर आ जाते हैं। सो शेविंग बहुत कम टाइम, यस आप डेली बेसिस में भी कर सकते हो, बट कैसे करना है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। शेविंग इज़ अ मेथड जहाँ पे आपका हेयर फ्यू डेज तक ही रिमूव हो सकता है, फिर से वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। सो ऐसा होता है। शेविंग आप कहाँ कहाँ कर सकते हो? अंडर आर्म शेव करते हो आप, फेशियल हेयर भी बहुत लोग शेव करते हैं, प्यूबिक हेयर भी उससे शेव किया जाता है, लेग्स, हैंड्स। शेविंग मेथड से हम वहाँ के हेयर रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रीम्स जो आप खरीदते हैं। मैं क्रीम प्रेफर नहीं करती, क्योंकि बहुत सारी मैंने कभी क्रीम यूज़ नहीं किया है, और मैं हेयर रिमूवल क्रीम्स बहुत सारी हैं मार्केट्स में। उससे क्या होता है, वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, क्योंकि वो भी ऊपर का ही हेयर रिमूव करता है, अंदर से रिमूव नहीं करता है। सो आपको भी हार्डली 1 वीक के बाद या 4-5 दिन के बाद हेयर आ भी जाए। क्रीम्स मेरे हिसाब से मैं बोलूँ तो मैं कभी यूज़ नहीं किया, और मैं ना ही यूज़ करूँ, क्योंकि कभी कभी स्किन ना एलर्जिक हो सकता है। किसी को वो चीज़ें, क्रीम से वो एरिया एलर्जिक हो सकता है। मैंने कभी क्रीम यूज़ नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे स्किन को इरिटेट कर सकता है, जो मुझे लगता है कि मेरी स्किन इतना ज़्यादा फ्रेंडली वे में नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादातर शेव पसंद करती हूँ। नेक्स्ट, क्रीम्स सभी को पता है, लेग्स, प्यूबिक हेयर में भी बहुत लोग क्रीम्स यूज़ करके रिमूव करते हैं। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसे मत करना, क्योंकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कभी कभी आपको नहीं पता, बट वो क्रीम उस एरिया को इरिटेट कर सकता है, जो अच्छी बात नहीं होता है क्रीम उस एरिया में यूज़ करना। आप लेग्स, हाँ, हैंड में रिमूव करो तो ठीक है, अंडर आर्म, बट अगर आप करते हो क्रीम से यूज़ करते हो प्यूबिक हेयर, या जो आपका जो प्यूबिक हेयर है आप उससे रिमूव करते हो, तो मैं बोलूँगी कि प्लीज़ मत कीजिएगा। आगे जाके वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि प्यूबिक हेयर कैसे रिमूव करना चाहिए। बहुत लोग टोटली हेयर को रिमूव कर देते हैं उस एरिया में, जो कि इतनी अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि वहाँ का हेयर बना हुआ है किसी फंक्शनिंग के वजह से। तो वहाँ का जो हेयर है वो भी कुछ सोच समझ के लिए ही भगवान ने वहाँ पे बनाया होगा। सो कम्प्लीटली उसे रिमूव करना मैं समझती हूँ कि इतनी अच्छी बात नहीं होती है, बट इट्स अप टू यू। थ्रेडिंग या ट्वीज़र से आप पूरा फेशियल हेयर या बॉडी हेयर रिमूव नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर आप ट्वीज़र से करते हो, पता है कि कोई भी नहीं करता होगा। ट्वीज़र जनरली अपर लिप, यहाँ पे बहुत लोगों को हेयर आता है और बहुत ही थिक आता है, तो उन लोग वहाँ से
ट्वीज़र का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो आप आईब्रो करने के लिए भी ट्वीज़र का इस्तेमाल करते हो, जो यहाँ पे मैं पिक डालूंगी वो देख लेना। और थ्रेडिंग घर में भी बहुत लोग करते हैं, नहीं तो पार्लर जाके करवाते हैं। उससे भी क्या होता है, वो भी पूरा जड़ से आपका अनवांटेड हेयर नहीं रिमूव करता। सो वो भी बीच का मतलब थ्रेडिंग होता है, ये ट्वीज़र्स होते हैं जो हम उससे जब हेयर को पुल करते हैं तो हेयर ब्रेकेज होने का चांस होता है। बट ये फ़ायदा होता है कि हेयर आपको शायद 2 वीक्स के बाद या 3 वीक्स के बाद हेयर ग्रो हो। थ्रेडिंग या ट्वीज़र का इस्तेमाल करते हैं तो हेयर आप देखोगे कि 2 वीक्स के बाद ग्रो होता है, नहीं तो 3 वीक्स के बाद। हर एक का बॉडी अलग होता है, इसलिए उसके हिसाब से थोड़ा कंपेयर टू शेविंग और क्रीम्स ये ज़्यादा टाइम तक हेयर ग्रो होने नहीं देता। बट मैंने कभी थ्रेडिंग नहीं कराया, मैं नहीं कराऊंगी। बहुत लोग थ्रेड आईब्रो का करते हैं, अपर लिप का करते हैं, हेयर लाइन यहाँ पे ज़्यादा होता है बहुत लोगों का। फेस का थ्रेडिंग भी कराते हैं बहुत लोग, ये सारी चीज़ें का थ्रेडिंग होता है। ये 2 मेथड है जहाँ पे आपको हेयर शायद 2 वीक्स या 3 वीक्स के थोड़ा लेट से ग्रो होता है। नेक्स्ट है वैक्सिंग। वैक्सिंग आपने सुना होगा कि 2 तरीके का होता है, हॉट या कोल्ड वैक्सिंग, जो घर में भी किया जाता है और पार्लर्स में भी बहुत लोग कराते हैं। और उसमें क्या होता है, आपको एक पेस्ट जैसा अप्लाई करते हो वहाँ पे, नहीं तो आप क्लॉथ भी रख सकते हो, नहीं तो आप एक स्ट्रिप्स भी आता है उसको वहाँ पे रखते हैं। वो पेस्ट के ऊपर उसको बहुत अच्छी तरह दबाया जाता है और बहुत ही तेज़ से उसको निकाला जाता है, जो बहुत ही पेनफुल होता है। और मैंने तो कभी नहीं कराया, और जो मेरी फ्रेंड्स कराते हैं तो उन लोग भी यही बोलते हैं कि गलती से हमने स्टार्ट किया है यार वैक्सिंग कराना करके, क्योंकि बहुत तेज़ से खींचते हैं ना, तो आपका कभी कभी स्किन भी बहुत ही उससे मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ वैक्सिंग की तरफ मत जाइएगा। किसी का स्किन बहुत सेंसिटिव होता है और उनका स्किन शायद उस एरिया डैमेज कर सके, क्योंकि बहुत ज़ोर का खींचते हैं वो स्किन, वहाँ पे जो सेल्स है उसको फिर से फॉर्म होने के लिए बहुत टाइम लगता है। अच्छा तो होता है क्योंकि पूरा हेयर बहुत अच्छी तरह रिमूव होता है। वैक्सिंग नथिंग बट एंड शुगरिंग से आपका जो हेयर है बहुत अच्छी तरह रिमूव तो हो जाता है और बहुत ही देर तक आपका हेयर वहाँ पे ग्रो भी नहीं होता है। ये एक अच्छी बात होती है, बट बहुत पेनफुल होता है ये वैक्सिंग कराना। आजकल बहुत सारे स्ट्रिप्स भी आपको मिल जाते हैं, बट ज़्यादा वैक्सिंग करना स्किन के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। मैं तो ना ही बोलूँगी। अभी जो मैं 2 मेथड्स के बारे में बात करूँगी, ये जो मेथड है वो अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप फॉलो कर सकते हो। तो लेज़र हेयर ट्रीटमेंट या लेज़र ट्रीटमेंट अनवांटेड हेयर। इसमें क्या होता है, लेग्स में करा सकते हो, हैंड्स में करा सकते हो, अपर लोअर लिप में, मतलब फेस में, आपके अंडर आर्म, अपने बिकनी लाइन में भी करते हैं। इसमें अ बीम ऑफ लाइट उस एरिया उस अनवांटेड हेयर के ऊपर उन लोग चलाते हैं। इससे ये होता है कि वहाँ पे जो हेयर है, थिक हेयर है, वो धीरे धीरे करके फाइन हेयर में बदलता है और इसका सिटिंग हुआ जाता है। मतलब एक ही सिटिंग से आपका अनवांटेड हेयर रिमूव नहीं होता है, आपको डॉक्टर से कंसर्न करना पड़ेगा। वो आपके हेयर थिकनेस को देख के कितना सेटिंग होता है उतना सेटिंग वो बोलेंगे, उसके हिसाब से ये लेज़र ट्रीटमेंट किया जाता है। ये भी परमानेंट नहीं है, मतलब 1 सिटिंग 2 सिटिंग में आपको नहीं होगा। आपका वहाँ पे हेयर फॉलिकल्स वीक होता है, बट इसका भी सिटिंग होता है, मतलब इसका भी टाइम टेक प्रोसेस है। हर एक सिटिंग का चार्जेस लगता है। नेक्स्ट जो लास्ट चीज़ है, जो परमानेंट सोल्यूशन है, वो है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होता है ये मेथड में, ये हर एक हेयर टाइप के लिए होता है, हर एक स्किन के लिए भी होता है। बाकी सारे की भी बाकी जो भी मेथड्स है वो भी हर एक स्किन टाइप के लिए होते हैं। बट जो ये क्रीम्स और ये शेविंग, ये सारी चीज़ें आप जब करोगे, अगर आपका एक्ने पिंपल स्किन है तो आपको मेथड्स फॉलो करना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि एक्ने है और आप कुछ भी अगर आप शेविंग कर रहे हो या थ्रेडिंग करा रहे हो तो वो उस चीज़ों को बहुत इरिटेट कर सकता है। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा। आपके स्किन टाइप क्या होता है, आपका हेयर क्या है, हेयर कैसा है। इस मेथड में नीडल का इस्तेमाल करते हैं और हेयर फॉलिक्यूल्स को वीक किया जाता है थ्रू इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा।
ये भी मेथड हमारे डॉक्टर के हेल्प के द्वारा ही होता है। तो आप डर्मा के पास जा सकते हो अगर आपको परमानेंट हेयर रिमूव कराना है, बट ये बहुत ही फ्यू सेशंस में आपका हेयर रिमूव हो जाता है। सो व्हेन कंपेयर टू लेज़र थोड़ा ज़्यादा सेक्शंस लेता है, ये कम सेक्शन में आपका हेयर रिमूव कर लेते हैं, बट इसका बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है ये। सो अभी मैंने इतने सारे मेथड्स बताए हैं। सो ये मेथड्स में क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, एडवांटेजेस है, अगर मैं कंपेयर करूँ तो घर नेचुरल तरीके से भी हम हेयर रिमूव कर सकते हैं, बट ये 100% नहीं रिमूव करता है और बहुत टाइम टेकन होता है। ओके, नेक्स्ट, लेज़र और इलेक्ट्रोलिसिस में भी बहुत पैसे जाते हैं, अगर बहुत पैसा लगता है। ट्वीजिंग करते समय या थ्रेडिंग करते समय अगर इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम कब आता है, जब आप कुछ चीज़ें पुल कर रहे हो, अगर आप अपना हेयर पुल कर रहे हो और वो बीच में ब्रेक हो जाता है, तो वहाँ पे वो इनग्रोन हेयर का प्रॉब्लम आता है, बॉयल्स का प्रॉब्लम आता है। सो ट्वीज़र भी कभी कभी आपको इनग्रोन हेयर का प्रॉब्लम दे सकता है, या थ्रेडिंग भी कभी कभी किसी किसी को देता है। शेविंग से ये होता है कि बहुत डर भी लगता है क्योंकि ब्लेड्स होते हैं उसमें, है ना। वैक्सिंग अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वैक्सिंग में आपका स्किन डैमेज होने का भी चांसेस होता है। ये नहीं कि हर किसी को 100% रिजल्ट दे देते हैं। येस, हेयर रिमूव करता है, ये नहीं कह रही हूँ हेयर नहीं रिमूव करता है, बट वहाँ पे आप जब हेयर रिमूव करते जा रहे हो कभी कभी स्किन डैमेज होता है वहाँ पे भी। ये सब कुछ है हेयर रिमूवल मेथड्स। और PCOS का प्रॉब्लम होता है तो उनको हम देखते हैं कि उनका हेयर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हेयर बहुत ज़्यादा दिखता है। जैसे कि हम कभी स्कूल या कॉलेज डेज में देखते हैं कि है ना, बहुत लोग गर्ल्स में अपर लिप और यहाँ पे हेयर लाइन में बहुत थिक हेयर होते थे। यस, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनके अपर लिप और हेयर लाइन में थोड़ा मर्दाने हेयर्स होते हैं, उनके भी मतलब बहुत थिक हेयर होते थे। सो आपको जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तभी भी हेयर आपका थिक हो सकता है, या अनवांटेड हेयर्स में चेंजेस होता है। कभी कभी आप देखते हो कि है ना, बहुत लोगों का हैंड है, लेग्स का हेयर होता है, वो भी बॉयज़ की तरह बहुत थिक होता है और बहुत डेंस भी होता है किसी किसी के। इसी वो जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, अगर आपके एंसेस्टर्स को किसी को भी है तो वो आपको भी आ सकता है। सो ये सारे रीज़न होता है हमारे अनवांटेड हेयर्स के लिए। सो बचपन में हमारी दादी या नानी हमें अच्छी तरह ऑयलिंग करके, हमें उपटन लगा के अच्छी तरह उन लोग मसाज करते थे, हमारा स्क्रब करते थे। उसके हिसाब से भी टचवुड मेरी नानी ने मेरा आई थिंक मसाजिंग और स्क्रबिंग बहुत अच्छी तरह किया है, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा हेयर का इतना प्रॉब्लम नहीं है। जब बचपन में ये सब इसलिए किया जाता है कि हेयर ज़्यादा ग्रो ना हो। जैसे कि हमारे एज बढ़ते जाता है, हमारे में चेंजेस होते जाते हैं, तो उससे भी हेयर चेंज होता है। सो ये सारी ना हो, इसलिए बचपन में बहुत अच्छी तरह मसाज किया जाता है, बहुत अच्छी तरह हमें उपटन लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा हेयर ना ग्रो हो। इसलिए मेरी तो बहुत अच्छी मसाजिंग और स्क्रबिंग हुई है, इसलिए मुझे ज़्यादा हेयर हाथों में भी इतना ज़्यादा नहीं है, पैरों में भी नहीं है, और इवन फेशियल हेयर भी इतना ज़्यादा नहीं है। फिर भी मैं करती हूँ, ये नहीं है कि मैं नहीं करती, मैं करती हूँ। और मैं क्या क्या प्रोसेस यूज़ करती हूँ और मैं कैसे कैसे मेथड्स यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मेरी तो अच्छी मालिश हो गई, बट बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी इतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए उन लोग को एज डेवलपमेंट होते समय हमारा हेयर अनवांटेड हेयर्स का भी चेंजेस होता जाता है। सो ये जेनेटिकली हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, जैसे मैंने कहा PCOS, ये सारी चीज़ें होती है अनवांटेड हेयर्स के लिए। सो ये है मेरा इंफॉर्मेशन ऑन हेयर रिमूवल मेथड्स एंड इट्स कॉजेस। सो आई होप आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। तो मेरी वीडियोस ऐसे ही देखते रहना, शेयर ज़रूर करना अगर अच्छा लगा हो, या अगर क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्राई है, सो बताना ज़रूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, मुझे सजेशन भी देना आप। सो अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हो। आगे ऐसी वीडियो बहुत आएंगी, सो स्टे ट्यून। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए मेरा चैनल। मेरे वीडियो को आपका टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।
ऐसी चीज़ों के ऊपर वीडियोस अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।